हेलो, मैं उदय सिंह प्रधान, जूलॉजी फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हम सबों ने डिस्कस किया था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को एज कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल्स, और ये डिस्कस किया था कि उनका एज कॉन्ट्रासेप्शन मतलब एज कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल्स उनको प्रेगनेंसी के उनके अवॉइडेंस में क्या रोल है। तो आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं अनदर केमिकल्स जो एज कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं। तो ये इनमें से एक नाम हम लोग यूज करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, और मेलॉक्सिफेन या सेंटक्रोमैन को। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये दीज आर एंटी एस्ट्रोजेंस, ये एंटी एस्ट्रोजेंस हैं। अब इनके नाम में और मेलॉक्सिफेन के लिए वर्ड यूज किया गया है एंटी एस्ट्रोजेन। इसका मतलब हुआ बायोलॉजी में एंटी का सेंस होता है इनहिबिटर, यानी ये जो केमिकल है इनहिबिटर है एस्ट्रोजेंस के लिए। एस्ट्रोजेंस का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो टारगेट सेल पे होता है उसको ये इनहिबिट करता है। आप याद रखिए एस्ट्रोजेंस के जो टारगेट सेल्स हैं उन पे एस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है, और एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे जाके ये और मेलॉक्सिफेन जैसे एंटी एस्ट्रोजेंस बाइंड करते हैं, और रिसेप्टर्स के बाइंडिंग साइट्स जो होते हैं एस्ट्रोजेंस के लिए उसे ये ब्लॉक कर देते हैं। रिजल्टेंट जो एस्ट्रोजेंस हैं वो अपने टारगेट सेल के रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाते, और इस तरह से उनका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो टारगेट सेल पे नहीं हो पाता। तो एंटी एस्ट्रोजन या कह लो ब्लॉकर ऑफ एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन के एक्शंस को, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को बॉडी में इनहिबिट कर देते हैं। ये आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे याद रखिए कि एज कॉन्ट्रासेप्टिव ये और मेलॉक्सिफेन कैसे काम करेगा। तो आप याद रखिए जैसा कि आप एनाटॉमी पढ़ा है यूट्रस का, यूटेराइन वॉल में 3 लेयर्स होते हैं। अपर मोस्ट लेयर को आप एपीमेट्रियम, मिडिल को आप मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट को एंडोमेट्रियम नाम से जानते हैं। आप जानते हैं जो एंडोमेट्रियम है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से बना है, और उसमें हम सब 2 पार्ट मेंशन करते हैं। टुवर्ड्स मायोमेट्रियम एक पार्ट को हम बेसल लेयर कहते हैं जो परमानेंट लेयर है, एंड टुवर्ड्स यूटेराइन कैविटी फंक्शनल लेयर नाम देते हैं जिसमें एम्ब्रियो आके इम्प्लांट होता है। तो फंक्शनल लेयर परमानेंट पार्ट नहीं है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल फेज में वो डेड होता है, और उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर्ड होते हैं। जो टिश्यू है फंक्शनल लेयर का उसके सेल्स डेड होते हैं। तो ये सारा कुछ डेड मटेरियल, रप्चर्ड ब्लड वेसल्स मेंस्ट्रुअल फेज में एज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बाहर आता है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज में यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि प्रोलिफरेटिव फेज जो नेक्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें ये जो लॉस्ट पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम मींस फंक्शनल लेयर जो है ये रीजेनरेट होता है बाय द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजेंस। तो यदि हम प्रोलिफरेटिव फेज के फर्स्ट डे या कह लीजिए कि मेंस्ट्रुअल फेज के दिनों में, तो मेंस्ट्रुअल फेज से आप याद रखिए फर्स्ट 4 डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो मेंस्ट्रुअल फेज के होते हैं। तो फर्स्ट 4 डेज में से किसी भी दिन से यदि लेना शुरू किया जाए और मेलॉक्सिफेन को, या प्रोलिफरेटिव फेज में फर्स्ट डे से लिया जाए, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज में से किसी एक दिन से स्टार्ट किया जाए एंटी एस्ट्रोजन या और मेलॉक्सिफेन को लेना, तो ये एस्ट्रोजन के एक्शंस को इनहिबिट कर देगा। आप याद रखेंगे कि प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो 10 डेज का होता है, जब यूजुअल डेज होते हैं साइकिल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो उसका जो प्रोलिफरेटिव फेज का जो मिड डे है, यानी 10 डेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज, तो उसका जो 5th डे है प्रोलिफरेटिव फेज का 5th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिनिंग से आप काउंट करिएगा तो वो 9th डे होगा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन वहां से ग्राफियन फॉलिकल के थ्रू रिलीज होना शुरू होता है। तो एस्ट्रोजन की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 9th डे या प्रोलिफरेटिव फेज में 5th डे से होता है। तो इससे पहले यदि एंटी एस्ट्रोजेंस यानी ऑर्मेलॉक्सिफेन या सेंटक्रोमैन को यूज किया जाए तो एस्ट्रोजन का एक्शन ब्लॉक रहेगा, एक्शन नहीं हो पाएगा, और इसका रिजल्ट होगा कि जो प्रोलिफरेटिव फेज में लॉस्ट पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम यानी फंक्शनल लेयर जिसे रिपेयर होना था वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, और इस तरह से जो यूटरस है फंक्शनल लेयर के रीजनरेट न होने के वजह से
इम्प्लांटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अनसुटेबल रह जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने डिस्कस किया कि जो इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का वो एंडोमेट्रियम के फंक्शनल लेयर में होता है। एंटी एस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से ये जो फंक्शनल लेयर है एंडोमेट्रियम का ये रिपेयर नहीं हो पाएगा और इस वजह से यूटरस अनसुटेबल हो जाएगा इम्प्लांटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे याद रखेंगे। और में लॉक्सिफेन या एंटी एस्ट्रोजन का एक्शन क्या है एज कॉन्ट्रासेप्टिव। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है इन मार्केट? तो आप पॉपुलर एग्जाम्पल जो पढ़ते हैं सहेली, जो ट्रेड नेम कमर्शियल नेम है इस एंटी एस्ट्रोजन का, जिसे CDRI लखनऊ में प्रिपेयर किया गया है, जिसे आप वंस अ वीक पिल भी कहते हैं, जो नॉन स्टेरॉयडल पिल है। मतलब ये स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस नहीं है, जो नाम मैंने एंटी एस्ट्रोजन लिया ये स्टेरॉइड्स नहीं है, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन्स केमिकली स्टेरॉइड्स हैं। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया सहेली, वो केमिकली एंटी एस्ट्रोजन है, वो ऑर्मेलॉक्सिफेन से बना हुआ है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सहेली का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा एज कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आपका जवाब होगा इट मेक्स यूटरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज केमिकली एंटी एस्ट्रोजन। अब हम लोग फोर्थ जो कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल है माइफेप्रिस्टोन, उस पे आते हैं हम लोग। अल्सो नोन एज RU486 इसी केमिकल का नाम है और ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन है, यानी ये प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स पे बाइंड करके प्रोजेस्टेरॉन के एक्शंस को ब्लॉक करता है। जब ये टारगेट सेल जिस पे प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर है उस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, प्रोजेस्टेरॉन की बाइंडिंग को इनहिबिट कर देगा, रिसेप्टर पे प्रोजेस्टेरॉन बाइंड नहीं कर पाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन के एक्शंस नहीं हो पाएंगे टारगेट सेल पे। यानी आप डायरेक्टली याद रखिए, एंटी प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पे बाइंड करके उसको ब्लॉक करके प्रोजेस्टेरॉन का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो टारगेट सेल पे नहीं होने देता। तो इससे क्या होगा भाई, ये एज कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे काम करेगा? तो यदि मान लीजिए एक फीमेल इंडिविजुअल में यदि इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तो प्रोजेस्टेरॉन आपको याद होगा जैसे फंक्शनल लेयर जो एंडोमेट्रियम का है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है उसे रीजेनरेट कराता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन, और इस फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम को फर्दर मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। आपके माइंड में होगा कि फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम का जो न्यूट्रिशन है वो स्पाइरल आर्टरी के द्वारा होता है और स्पाइरल आर्टरी का मेंटेनेंस प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा होता है। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स स्पाइरल आर्टरी एंड स्पाइरल आर्टरी मेंटेन्स फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। तो जब प्रोजेस्टेरॉन के एक्शंस को फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर जो मेंटेनेंस है स्पाइरल आर्टरी का वो कंटिन्यूड नहीं हो पाएगा। रिजल्टेंट जो फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम है उसका फर्दर नॉरिशमेंट बंद हो जाएगा और सेल्स स्टार्वेशन से डेड हो जाएंगे और फंक्शनल लेयर की जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगी, यानी फंक्शनल लेयर का लॉस हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की तरह ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एंटी प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फंक्शनल लेयर को डेड करा देता है प्रोजेस्टेरॉन के एक्शंस को ब्लॉक करके और यूटरस को अनसुटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि फीमेल इंडिविजुअल एंटी प्रोजेस्टेरॉन यूज कर रही है और उस समय इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तो फिर आफ्टर यूज ऑफ एंटी प्रोजेस्टेरॉन फिर उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। यदि मान लीजिए एंटी प्रोजेस्टेरॉन को यूज किया जा रहा है इम्प्लांटेशन के बाद, तो यदि विद इन 72 आवर्स यदि इसे यूज किया जाए तो एंटी प्रोजेस्टेरॉन फिर प्रोजेस्टेरॉन के एक्शंस को रोक देगा। रिजल्टेंट स्पाइरल आर्टरी जो है जो फंक्शनल लेयर के टिश्यू को नॉरिश करती है, तो ये जो स्पाइरल आर्टरी है प्रोजेस्टेरॉन के एक्शंस कंटिन्यूड न होने से ये रप्चर्ड हो जाएगी। फर्दर फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम का नॉरिशमेंट बंद हो जाएगा और ये जो फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम है इम्प्लांटेड एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो जब ये एंडोमेट्रियम का टिश्यू फंक्शनल लेयर का टिश्यू डेड हो जाएगा तो फर्दर जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है वो डेड हो जाएगा क्योंकि उसका नॉरिशमेंट, ठीक ना, ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो एंटी प्रोजेस्टेरॉन है उसका दो एक्शन है। बिफोर इम्प्लांटेशन इट मेक्स यूटरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन इट ब्रेक्स इम्प्लांटेशन, और इस तरह से ये एज कॉन्ट्रासेप्टिव काम करता है। ठीक है, आप पूछेंगे भाई क्या मार्केट में माइफेप्रिस्टोन का अवेलेबिलिटी है?
तो ये माइफेप्रिस्टोन जो है एंटी प्रोजेस्टेरॉन, ये ट्रेड नेम आईपिल नाम से बिकता है, इंटेलिजेंट पिल कहते हैं हम इसको। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फीमेल को ऐसे जो एंटी प्रोजेस्टेरॉन है ये रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि जब ये यूज किया जाएगा प्रोजेस्टेरॉन के एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, रिजल्टेंट जो फंक्शनल लेयर और उसका टिश्यू है वो डेड होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये याद रखेंगे, एक फीमेल इंडिविजुअल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है वो 30 डेज इंटरवल पे रिपीट होती है, लेकिन यदि जब भी यूज किया जाएगा एंटी प्रोजेस्टेरॉन, यदि मान लीजिए 20th डे या 21st डे यूज किया गया या किसी भी दिन यूज किया जाता है, तो नेक्स्ट डे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो समय से पहले 30 डेज इंटरवल से पहले यदि मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है, प्रॉपर टाइम से पहले ब्लीडिंग होती है, या जो उसका प्रॉपर इंटरवल है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने का, तो इस प्रॉपर इंटरवल के पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसे हम ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कहते हैं, जो साइड इफेक्ट है एंटी प्रोजेस्टेरॉन का। क्योंकि जब भी एंटी प्रोजेस्टेरॉन यूज किया जाएगा तो एंडोमेट्रियम डेड होगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं किया जाता, जबकि बाकी जो केमिकल्स मैंने नाम बताया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑर्मेलॉक्सिफेन, एंटी एस्ट्रोजन, ये सब रेगुलर बेसिस पे यूज किए जाते हैं टिल नेट ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन एंटी प्रोजेस्टेरॉन को यूज नहीं किया जा सकता एज रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल, तो इसे सर्टेन इमरजेंसीज में यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम सब इमरजेंसी पिल भी कहते हैं। यानी इमरजेंसी पिल जो होते हैं वो एंटी प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशंस हैं, माइफेप्रिस्टोन प्रिपरेशंस हैं। ओके।